ये सूचना मिली कि वही लोग कुकरैल पिकनिक स्पॉट पे मिलेंगे, जहां पर हमारी टीम ने उनको पकड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज खास डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पीएफआई से जुड़े यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आज पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। आज पीएफआई दिवस भी है, जिसके चलते यूपी पुलिस ने एहतियातन ये अलर्ट जारी किया है। यूपी एसटीएफ को उन लोगों की तलाश है जो पिछले दिनों इन आतंकियों के संपर्क में आए। पीएफआई से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और एक बड़ी साजिश सामने आई है यूपी की राजधानी लखनऊ को बम धमाकों से दहलाने की। इसके अलावा पीएफआई के इन सदस्यों से जिन्हें आतंकी बताया जा रहा है, इनके ऊपर संगीन आरोप हैं। इनके पास से एक लिस्ट भी मिली है और उसके जरिए यह पता चला है कि आने वाले वक्त में कई नेताओं को निशाना बनाने की साजिश भी इस संगठन ने रची थी। तो बहुत बड़े आरोप पीएफआई पर लगे हैं और बड़ी बात यह है कि जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो आतंकियों ने रची थी लखनऊ में सीरियल धमाकों की साजिश। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ मेट्रो भी पीएफआई से जुड़े आतंकियों के टारगेट पर थी, ये जानकारी भी मिली है। यानी कहीं ना कहीं लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी साजिश को यूपी एसटीएफ ने इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद नाकाम किया है। वीवीआईपी इलाके और संवेदनशील जगहों पर आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। लखनऊ पुलिस को आतंकियों के पास से 16 आईईडी भी मिले हैं, जिन्हें बरामद किया गया है, डिफ्यूज किया गया है। यानी कितनी बड़ी ये साजिश थी और इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, ये पता लगाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जानकारी यह भी मिली है कि इन आतंकियों के निशाने पर कुछ हिंदू नेता भी थे और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश बसंत पंचमी पर की जानी थी। ये तमाम जानकारियां जो हैं ये यूपी पुलिस के हवाले से सामने आई हैं, जो हमने आपके सामने रखी। हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शोएब जमई साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सीए प्रोटेस्ट जो हुए थे उसका एक बड़ा चेहरा थे शोएब जमई। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और एमसी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मनीष यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि जो जानकारियां सामने आई हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि बहुत खतरनाक साजिश की ओर इशारा भी करती हैं। ताजा अपडेट इसके बारे में आप दे दें और उसके बाद फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूं। देखिए समीर, जो आज का अपडेट है, एक तो पीएफआई दिवस है आज, तो पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ये दोनों जो बदरुद्दीन और फिरोज जिनका नाम है, इनके संपर्क में कई सारे लोग थे। 12 जगह की इन्होंने यात्राएं की थी और वो यात्रा, उन यात्राओं का मकसद ये था कि एक तो सुरक्षित ठिकाना जहां पर जो अपने टीम में और मेंबर शामिल किए जाने, उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा सके। और ऐसे लोग जो इनकी टीम का हिस्सा बनने वाले थे, जो एक खास विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, शारीरिक रूप से मजबूत हो ताकि उनका इजी ब्रेन वॉश किया जा सके और हथियारों की ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने एजेंडे में शामिल कर कुछ टारगेट दिए जाए। तो आज यूपी एसटीएफ की टीम जुटी हुई है कि जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए थे उन लोगों तक पहुंच यूपी एसटीएफ की हो, उन लोगों की गिरफ्तारी हो। पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चूंकि मेट्रो का कार्ड इन लोगों से मिला था तो संभवतः इन्होंने मेट्रो की भी रेकी की गई है और चूंकि मेट्रो में सुबह और शाम खासतौर पर भीड़ रहती है, तो ऐसे में हो सकता है इनका एजेंडा हो कि उस समय मेट्रो में कोई बड़ा धमाका किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। कुछ हिंदूवादी संगठनों की एक सूची उन लोगों के पास से मिली है जो इन लोगों के निशाने पर थे। अच्छा। तो उस लिहाज से भी यूपी एसटीएफ काम कर रही है। ऐसे नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की ओर भी अगर जो पत्राचार किया जाएगा उस दिशा में भी यूपी एसटीएफ
जुटी हुई है, यूपी पुलिस जुटी हुई है। तो ये आज के इनपुट में जो इनके ठिकाने संभवतः हो सकते हैं, इनकी टीम में जो लोग जुड़े हो सकते हैं, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है। समीर, बिल्कुल। तो इन दोनों आतंकियों ने पूछताछ में यह कबूला है कि बसंत पंचमी के मौके पर यह देश में कई जगहों पर एक साथ धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से। और जो बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं वो क्या हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। पीएफआई से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वीआईपीज और वीवीआईपीज इनके निशाने पर थे। सीरियल धमाके की प्लानिंग की गई थी, यानी यूपी की राजधानी लखनऊ और बाकी शहरों को दहलाने का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया था। यूपी में 12 जगहों पर इन्होंने रेकी की है। मेट्रो पर भी हमले का प्लान था। हाल ही में लखनऊ मेट्रो शुरू हुई है, वो भी इनके निशाने पर थी। भारी भीड़ वाली जगहों पर धमाके करने की इनकी प्लानिंग थी। और टारगेट क्या था यह भी जान लीजिए। कई हिंदूवादी संगठनों के नाम सामने आए हैं जिनके नेता इनके निशाने पर थे। वीआईपीज और वीवीआईपीज इनके निशाने पर थे। सीरियल धमाके का इनका प्लान था। यूपी पुलिस के जरिए इन दोनों आतंकियों से जब पूछताछ की गई है तो ये तमाम बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिसके बारे में सारी डिटेल्स यूपी पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई है। लखनऊ मेट्रो और भारी भीड़ वाली जगहें जो थी, उन्हें इन आतंकियों को निशाना बनाना था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 2 आतंकी तो धर लिए गए, लेकिन इनके साथी और कौन कौन हैं जो कि अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस संगठन से जुड़े हुए जो यूपी के अलग अलग शहरों में इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब उनके बारे में पता लगाना और उन तक पहुंचना और उनको दबोचना इस वक्त यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वीवीआईपी इलाके और संवेदनशील जगहों पर इन्होंने आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बैटरी, डेटोनेटर्स, लाल रंग का तार, 32 बोर की पिस्तौल इनसे बरामद की गई है और 16 आईईडीज भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जो साफ इशारा कर रही है ये तस्वीरें कि कितनी बड़ी ये साजिश थी। शोएब जमई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शोएब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम ऐसे मौके आए सीए प्रोटेस्ट के दौरान जब हम चर्चा में बैठते थे, डिबेट्स में बैठते थे, आपने भी कई बार पीएफआई का बचाव किया, लेकिन अब ये जो बड़ी साजिश सामने आई और जिस तरह से चौंका देने वाली खतरनाक जानकारियां हमारे सामने हैं, इसके बाद आप क्या कहेंगे? पीएफआई पर बैन लगना चाहिए? देखिए, जो एस्टन में आपने हमारा इंट्रोडक्शन लिखा है उसके साथ साथ मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। पप्पू यादव जी की पार्टी है बिहार में, तो पार्टी के तरफ से भी मैं एक अपना स्टैंड रख रहा हूं जो आधिकारिक स्टैंड होगा। वो स्टैंड ये है कि हमने पिछले 2 साल से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, पीएफआई के मुद्दे पर, और बार बार हमने ये कहा है कि अगर इन इतने सालों में पीएफआई की गतिविधियां आपको यहां से दिखती हैं कि यहां से कि वो देश विरोधी है, तो क्या 2 सालों के अंदर होम मिनिस्ट्री का कोई डॉजियर तैयार नहीं हुआ कि उसको बैन किया जाए? यानी कि पीएफआई तो इस वक्त लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार उसको रिबेट भी देती है टैक्स में, और पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, वो चुनाव भी लड़ती है। बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, इलेक्शन कमीशन उसको खुद सारी चीजें मुहैया कराता है। अब आप ये बताइए, या तो सरकार यहां से जानबूझ करके ऐसे संदिग्ध ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के रखी है ताकि वो देश विरोधी हरकतें करे, या तो फिर सरकार के पास ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए इसका जवाब तुहिन सिन्हा देंगे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आप उस सोच पर क्या आज टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? जो कट्टरवादी सोच पीएफआई जैसे संगठनों का साथ देने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है बचाव की मुद्रा में। समीर भाई एक लॉजिकल एंगल आप समझिए कि जब अगर आपके पास सबूत नहीं है पीएफआई के खिलाफ कि यहां से इतने सालों में आपने, तो इसलिए आप बैन नहीं कर पा रहे। आप क्या मोदी जी आकर के कहेंगे, मांग करेंगे कि बैन करो? अरे भाई, आपको सरकार में लाया। शोएब जमई साहब, इस बार आप लग रहा है गंभीरता समझ नहीं रहे, सीरियसनेस समझ नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है कि पीएफआई के 2 कार्यकर्ता, 2 मेंबर पकड़े जाते हैं और उनके पास से हथियार, गोला बारूद, 16 आईईडीज बरामद होते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप?
सर आप उन मेंबर्स को आतंकवादी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब वो होगी तब ये आतंकवादी कहलाएंगे। आपको याद है ना कई सारी कहानियां, 20 साल 25 साल के बाद आमिर छूट करके आता है और वो बेगुनाह साबित होता है। कई ऐसे केसेस यूपीए के दौर में कांग्रेस में कई लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो जब 15-16 साल इतना हथियार, गोला बारूद और 16 आईडी ये समाज सेवा के लिए लेकर जा रहे थे। ये दोनों ये समाज सेवा के लिए लेकर जा रहे थे। सर इसी जो आज आप इल्जाम लगा रहे हो या सरकार कह रही है वो इसी तरह का ही हो हंगामा था कि ऐसा आतंकवादी पकड़ा गया, वो पकड़ा, बाद में कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ और 23 साल के बाद आमिर छूट के बाहर आता है, उसकी जिंदगी खराब होती। तो मैं ये कह रहा हूं शोएब जमीई साहब, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए पहले जरा मैं ये कह रहा हूं कि आखिर कि भैया साबित होने से पहले कुछ इस कट्टरवादी सोच पर प्रहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो सोच ऐसे संगठनों के साथ खड़ी हो जाती है। पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ आप ठीक बात कह रहे हैं कि बैन नहीं किया गया है, सुनिए मेरी बात, बैन नहीं किया गया है, लेकिन आज की तारीख में 600 से ज्यादा केसेस, आपराधिक केसेस पीएफआई के खिलाफ दर्ज हैं। ये आप जानते होंगे, एनआईए के रडार पर है। यूपी की सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह कहा जा चुका है कि ऐसा संगठन जो है इसे बैन किया जाना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया चल रही है, इससे भी आपको वाकिफ होना चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसे संगठन के बचाव की वजह क्या है? अरे भाई मैं शुरू से कह रहा हूं कि जितने अतिवादी संगठन हैं, पीएफआई हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, जो भी दंगों में जिनका नाम आता है या मॉब लिंचिंग में नाम आता है, ये तमाम लोगों को आप बैन कीजिए। जब आरएसएस को बैन करने की मांग पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसके साथ साथ आप आरएसएस का नाम लेकर गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के ऊपर कब ऐसे आरोप लग गए? शोएब जमीई साहब, पीएफआई के साथ आरएसएस को कैसे मिला सकते हैं आप? क्यों नहीं मिला सकते भाई? किन दंगों में उनका नाम नहीं आता? उनके लोगों के नाम दिल्ली दंगों में है। मकसद क्लियर हो गया ना आपका? मकसद क्लियर हो गया, मकसद क्लियर हो गया। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, एक मिनट, तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। तुहिन, सबसे बड़ा सवाल ये कि 600 से ज्यादा आपराधिक केसेस, और लगातार हम सुनते हैं सीए का प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश में पीएफआई का नाम आता है, यूपी सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन भी की जाती है। यह संगठन बैन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए समीर भाई, मैं आपको समझाता हूँ। ये पीएफआई जो है वो देश की ही दुश्मन नहीं है, विशेष तौर पर ये मुसलमान समुदाय की दुश्मन है। और जो मुसलमान ऐसे संगठन को समर्थन करता है वो देश का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। अब सवाल आता है, 2001 में अगर आपको याद हो, सिमी को हम ही ने बैन किया था और पीएफआई को भी हम ही बैन करेंगे। क्यों नहीं बैन हो पाता है? इसका कारण यह है कि अभी बहुत चालाकी से इन्होंने पीएफआई को 4-5 तबकों में बांट दिया है। सुबह के वक्त ये सोशल वर्क करते हैं, रात के वक्त वही जो संस्था है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाती है। एक इनका तबका है जो एसडीपीआई बनाकर एक राजनीतिक दल बना लेती है, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है और जिसके साथ साठगांठ करती है कर्नाटक के चुनाव में। तो इस वजह से ये कानून को चकमा देने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं, आपको याद होगा झारखंड की सरकार ने पीएफआई को बैन भी किया था, लेकिन कोर्ट में वो मामला किसी वजह से होल्ड नहीं कर पाया था। लेकिन ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, इससे ये कतई इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीएफआई देश के दुश्मन है। और इस बात को स्वयं वी अच्युतानंदन जो सीपीआईएम के मुख्यमंत्री थी केरल को, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही जहरीले एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है ना कि अगर ये सारे पीएफआई के सारे कार्यकर्ता देश के दुश्मन हैं, तो इनको खुला घूमने की छूट कैसे दी जा सकती है? अगर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? देखिए, मैंने आपको समझाया था वो क्यों। उसका कारण यह है कि आज ये कानून को कुछ हद तक चकमा देने में कामयाब हुए। और ये कारण है कि जो इंडिविजुअल बेसिस पर जहां जहां ये पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और जो तमाम यूएपीए के चार्जेस हैं, टेररिज्म के खिलाफ जो सख्त से सख्त चार्जेस वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए जो जिस लेवल की पुख्ता सबूत की आवश्यकता है वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। आप ये पाएंगे कि बहुत जल्दी वो होगा। ठीक है, इस वक्त जो है एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी में पुलिस महकमे का जिम्मा संभाल चुके हैं। द्विवेदी जी एक मिनट, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा। एमसी द्विवेदी जी, आप जरा हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि इस बार ये जो जानकारी सामने आई है
ये जो 2 पीएफआई के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, जिस तरह से इनके पास आतंक का साजो सामान बरामद किया गया है, ये मामला जो है ये पहले सामने आए मामलों से कितना अलग है, और क्या इसके आधार पर पूरे संगठन को बैन किया जा सकता है या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी केवल जो अभी पकड़े गए हैं इतनी मात्र एविडेंस से बैन नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये पूरे देश के लिए देखना होगा कि कहाँ कहाँ, जैसे केरल में कितना केस हुए, कर्नाटक में पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए, यहाँ पकड़े गए, तो सारा का एक केस बनाना होगा। फिर उनमें कितने लोग सजा पाते हैं या नहीं पाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर प्रीमेच्योर बैन लगा देंगे तो कोर्ट में स्टैंड नहीं करता वो। तो इसलिए ये अब वर्तमान में केवल इन 2 व्यक्तियों के पकड़े जाने मात्र से बैन नहीं हो पाएगा, मेरा ये ख्याल है। इसमें और एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, और पुख्ता एविडेंस जिसमें सजा वजा हो सके, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो बैन इमीडिएट इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि इस जानकारी के आधार पर फिलहाल पीएफआई को बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी तमाम जानकारियां और जानकारियों की साजिशों की एक पूरी फहरिस्त है, उसको क्या आधार बनाया जा सकता है, यह है बड़ा सवाल। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। अनुराग भदौरिया का भी मैं रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े आतंकी 12 जगहों पर रेकी कर चुके थे। हथियारों की ट्रेनिंग के लिए आतंकियों ने ये रेकी की थी। छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग की फिराक में थे आतंकी। ये जानकारी भी सामने आ रही है पुलिस के हवाले से। आतंकियों के मददगारों की यूपी एसटीएफ को अब तलाश है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है। और जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता ये चला कि 12 टिकट खरीदे गए और वो टिकट इनके पास से बरामद हुए हैं, और जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इस संगठन के लोग प्रदेश में कई जगहों पर फैल चुके हैं और उनकी तलाश अब की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारियां आप सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, क्या वक्त आ गया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, अभी जिक्र भी किया शोएब जमई ने, कि एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, वो चुनाव लड़ती है, जगह जगह उसके कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। क्या वक्त आ गया है इन बड़ी जानकारियों के सामने आने के बाद, जो कि खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रही हैं, कि पीएफआई के खिलाफ पूरा देश लामबंद हो, और यह दबाव सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आए कि ऐसे कट्टरवादी संगठन को, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं जिनके कार्यकर्ता, उसको बैन किया जाना चाहिए? अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं और सरकार को लग रहा है कि इससे देश को खतरा है, तो फिर सरकार क्यों नहीं इस पे बैन लगाती? क्या सरकार सिर्फ माहौल बनाने के लिए? क्या कोई भी जो देश के खिलाफ काम कर रहा होगा, कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी बना रहे, उसे बैन करना चाहिए ना। फिर सरकार बैन नहीं करती है। लास्ट 2014 से लेकर अभी तक माहौल बनाती है। ये हो गया, ये पकड़े, अरे पकड़े गए तो बैन लगा दो ना, किसने आपको रोका है? बैन कर दीजिए आप। क्यों नहीं करते आप? इसके मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में किसी तरह का कहीं ना कहीं कुछ तो है, जिसकी वजह से आप बैन नहीं करते हो, सिर्फ माहौल बनाते हो। जब हाथरस की घटना होगी उसके बाद आपको पीएफआई याद आया, तो इसके मतलब आप इंतजार करते रहते हो क्या? अनुराग भदौरिया, सिर्फ याद नहीं आया, पीएफआई के तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ तमाम आपराधिक केसेस चल रहे हैं, जो कि अदालतों में है, बंद कर दीजिए ना। पूरे देश भर में 600 से ज्यादा आपको लेकिन तुहिन सिन्हा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं कि उन जानकारियों के आधार पर हम संगठन को अभी बैन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मौका भी जल्द आएगा? बात सुन लीजिए। जो संस्था देश के लिए नुकसान है, देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप क्यों नहीं बंद करते उसको? किसने आपको रोका है? किसने रोका है? आप किसान वहां धरने पे बैठा रहेगा वहां पे 85 दिन तक, उसके 150 किसानों की मौतें हो जाएगी, उसका कानून भी नहीं बदल पा रहे हो आप। पीएफआई पे अगर आपको लगता है कि पुख्ता सबूत है, उसको भी नहीं बंद कर, आप उस पर भी लगाम नहीं लगा पा रहे हो, इसके मतलब आपके बस में कुछ भी नहीं है। ना आप किसानों का सम्मान कर पा रहे हो, ना यहाँ पे बेरोजगारी रोक पा रहे हो, ना यहाँ आतंकी माहौल रोक पा रहे हो। भाई नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? आपने तो बोला था नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा देश के अंदर से, तो आतंकवाद नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। आपने कहा था यहाँ ब्लैक मनी भी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुआ।
तो फायदा क्या है आपके नोटबंदी करने से? क्या फायदा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या फायदा हुआ आपके किसानों के आंदोलन से? जब आपने किसान का कानून बनाया, किसान खुश नहीं है, किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, और आपने कहा था हमने किसानों के भले के लिए कानून बनाया। अनुराग भदौरिया साहब, नियत है वो साफ नहीं है। अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर बैन करना होगा तो ये काम सरकार को ही करना होगा। लेकिन आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस वक्त पीएफआई का नाम सामने आया था, तो सरकार पर हमला बोला गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो अब ये जानकारियां सामने आने के बाद आपकी पार्टी का रुख क्या है, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम डिटेल्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ प्लान सामने आए जिनका खुलासा यूपी पुलिस ने किया है। वो क्या है आपको बताते हैं। आईएमएस, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलनी बंद होगी अगर यह संगठन बैन होता है तो। अलग अलग लोकेशंस पर कई छोटे छोटे ग्रुप ये बना रहे थे, यह भी जानकारी सामने मिली है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए जगह तलाश रहे थे और उसके लिए रैकी की जा रही थी बाकायदा कि कहां कहां ऐसे ट्रेनिंग कैंप खोले जा सकते हैं। पूरे देश में आतंक का नया नेटवर्क फैलाना चाहते थे, यह तमन्ना थी। लगातार खतरनाक विस्फोटक और हथियार जुटा रहे थे पीएफआई के कार्यकर्ता। 2 आतंकी पकड़े गए, उनके पास से भारी मात्रा में असलहे और गोला बारूद बरामद हुआ है। लेकिन शक यह है कि ऐसे कई लोग अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं। देश में सीरियल धमाकों की ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। लखनऊ को दहलाने की साजिश को तो नाकाम कर दिया गया है, लेकिन साजिशों की एक पूरी फहरिस्त है और उन साजिशों को नेस्तनाबूद करना बड़ी चुनौती है इस वक्त पुलिस के सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शोएब जमई साहब, क्या आज ईमानदारी से, दिल से आप ये सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की खतरनाक जानकारियां सामने आ रही हैं तो अब वक्त आ गया है ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का, जो कि देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, लगातार इसके लिए साजिशें रच रहा है? जी, मुझसे सवाल है। जी शोएब जी। जी देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली साउथ में तमिलनाडु के एक एक्ट्रेस है ओलिविया, उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ट्वीट किया, गो बैक मोदी। वहां के लोकल एक बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया कि भाई उसके इस ट्वीट से जो है तमिलनाडु में जो है वो मतलब शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी और सारी चीजें, उस पर केस लड़। उसी तरीके से अभी आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस का जो आपने रवैया देखा, ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जहां हम एक राजनीति में जब संघर्ष करते हैं तो पक्ष विपक्ष होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। पुलिस की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको भरोसे के लायक नहीं नजर आ रही है, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं पीएफआई के, वो भरोसे के लायक नजर आ रहे हैं। इसकी वजह जान सकता हूं? नहीं, मैं कैसे भरोसा करूं? उसकी वजह है ना कि जब आप देखिए ना कि किसानों का जब मामला आया तो किसान के मामले को डाइल्यूट करने के लिए आपने ईना मीना डी का किसी ने ट्वीट कर दिया तो आप आंदोलन पे शक कर रहे हैं। अरे भाई 200 किसान जो मर गए, उनके बच्चों के शोएब जमई साहब, आप भी तो वही ईना मीना डी का कर रहे हैं, मनसा पे आप भी वही कर रहे हैं ना, बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? किसका ट्वीट, कहां का ट्वीट, किसका जिक्र आप कर रहे हैं? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। मैं वही आज क्या इस अहम मुद्दे से हम लोगों को भटका सकते हैं ये सब कहकर? नहीं, मैं इसी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से देश में एक माहौल बना है मोदी सरकार के खिलाफ, किसानों का गुस्सा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इस तरह के फैब्रिकेटेड, इस तरह की चीजें ला करके जो है उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश है। और आप देखिएगा ये कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर से या सिंगू बॉर्डर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई चीज प्रूव हो जाए। शोएब जमई साहब, आपके पास कमाल की बात आप कर रहे हैं, कमाल की बात आप कर रहे हैं। सरकार, लखनऊ पुलिस ने, एसटीएफ ने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वो तमाम इलाके जहां बम धमाके करने की प्लानिंग थी, वो साजिश नेस्तनाबूद कर दी गई। और आप कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं है आपको, इन आतंकियों पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं
कि भाई आप जो है सरकार सवाल पूछेगी विपक्ष से कि या विपक्ष पूछेगा सरकार से सवाल कि आप 6 सालों में क्या कर रहे थे? ढाल तो ना बनिए आज ना, तो ऐसी सरकार हमसे कट्टरवादी सवाल- और अरे आतंकी भाई, सोच मुझे की थोड़ी ढाल तो बैन मत बनिए करना ना है। शोएब जमाई साहब। भाजपा के प्रवक्ता यहां आकर के कहते हैं मुद्दा उठाते हैं। अरे भाई मुद्दा नहीं उठाना, आपको बैन करना है, आप काम कीजिए ना। तोहिन सवाल सिन्हा तो साहब, मैं आपसे पूछूंगा, तोहिन सिन्हा, विपक्ष आपसे तोहिन सिन्हा पूछेगा जवाब कि दीजिए। 6 सालों से क्या कर रहे देखिए, थे? मैं देश बैन देश की होगा जब होगा एकता, तब होगा, संप्रभुता के लेकिन साथ ऐसी खिलवाड़ करने कट्टरवादी का काम आतंकी कर रहे हैं सोच की क्या? ढाल बनने का क्या मतलब है? कौन ढाल बन रहा है भाई? मेरी आधिकारिक स्टैंड है पार्टी की तरफ से। हम किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि या अतिवादी संगठन आपकी का पॉलिटिकल समर्थन पार्टी है तो नहीं करेगा। राजनीति कीजिए ना, आतंकियों की ढाल क्यों बनते इस हैं? बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो, कौन इस बन रहा बड़े है? पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो, और जो व्यक्ति आप शांत हो जाइए, आप बोल चुके हैं, क्या बहुत कर रहे हैं? मौका आपको मिला है। जो आप व्यक्ति नेतागिरी इतने क्यों बड़े कर रहे पैमाने हैं? पर आपको एक्सप्लोसिव तो काम बरामद करना हो था। और वो अब सुनिए ना, उसको शोएब cover साहब। प्रोवाइड करे, सुन लीजिए वो अब। उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। समीर अरे भाई, भैया, तो आप आपको काम आप करना इस शो को था। रिकॉर्ड कर आप लीजिए, और बॉल ये बनाने होम में लग मिनिस्ट्री गए। ये होम मिनिस्ट्री के लिए जांच का आप- विषय है कि जो आप व्यक्ति एक माहौल बनाने इतने में बड़े लग गए। पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हो और उसको डिफेंड करने की कोशिश करे, उस व्यक्ति की मानसिकता जो है बड़ी दयनीय और बड़ी शर्मनाक हो सकती है, होगी। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि पीएफआई के खिलाफ जो किसकी 600 शर्मनाक मुकदमे चल होगी? रहे हैं, जो 600 और जो केसेस चल रहे व्यक्ति हैं, यहाँ वो पे उसको पूरी तरह जवाब देने सख्ती के बजाय सख्ती माहौल से बनाए, वो उसकी- सख्ती से डील किए जा रहे उसको हैं। हमको समझ में अगर आता है कि PFI ये किसी सरकार वजह तो से सबसे बैन ना कमजोर भी है। हो रहा हो तो मैं 600 यही जानने अगर की कोशिश कर रहा हूं गिरफ्तारियां हो शोएब रही हैं, जमाई आपसे कि 600 आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि माहौल तो ये बनाने की अपने कोशिश की जा आप रही है? में सरकार किस की आधार पर बहुत आपको बड़ी पुलिस की उपलब्धि इन्वेस्टिगेशन है। पर भरोसा नहीं हो रहा है जो और इन दो आतंकियों के कामों पर भरोसा हो रहा है? को किसान आंदोलन से सरकार जोड़े, ना ये काम बात कर मुझे रही है। चिंतित करती है वो स्वयं और मेरे इस देश साथ का साथ दुश्मन बहुत है। लोगों को चिंतित करती होगी। एक अहम जानकारी और हमारे पास आ रही मानसिकता जो है नाकाम हो PFI नहीं, एक और अहम जानकारी हमारे पास आ रही है शोएब जमाई साहब, उसके बाद शायद आपकी आंखें खुले। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों पर पीएफआई का बयान सामने आ गया है। वो बयान क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पीएफआई ने आतंकियों को अपने संगठन का सदस्य माना है, इनकार नहीं किया है। पीएफआई ने कहा है कि उनके सदस्यों पर आरोप झूठे लगाए गए और उन्हें फंसाया गया है। संगठन के विस्तार पर बिहार और बंगाल गए थे दोनों सदस्य। पीएफआई ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर सीबीआई जांच की मांग की। तो पीएफआई भले ही इसको नकार रहा हो कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी, लेकिन यूपी पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ये आतंकी पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं और अब तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी ये मान रहा है कि दोनों गिरफ्तार सदस्य उसी के ऑर्गेनाइजेशन के हैं। गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है। भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए लखनऊ को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश थी जिसे विफल कर दिया है लखनऊ पुलिस ने, एसटीएफ ने। और पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरल का वो संगठन जिसके कई काले कारनामे अब तक सामने आ चुके हैं, वो फहरिस्त जरा एक बार देखिए। दिल्ली यूपी में दंगे के लिए फंडिंग का इनके ऊपर आरोप लगा। सीएए पर यूपी में हुए उपद्रव में भी पीएफआई का नाम सामने आया। कई कार्यकर्ताओं पर केस चल रहा है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में इनके खिलाफ केसेस हैं। 19 दिसंबर को शामली में पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए। 14 सदस्य 19 दिसंबर को शामली से गिरफ्तार किए गए। बेंगलुरु में याद कीजिए फेसबुक पोस्ट से किस तरह से हिंसा भड़की थी, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई पर सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संबंध का आरोप है। केरल में हत्या, हमले, सांप्रदायिक दंगे के 200 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हैं। केरल में पीएफआई के कई कार्यकर्ता हथियारों के साथ पकड़े गए। 8 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई सक्रिय है। कई राज्यों में बैन लग भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पीएफआई पर पूरे देश में बैन का इंतजार है।
अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अनुराग भदौरिया, लगता है हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। द्विवेदी जी, अब ये जो नई नई जानकारियां पीएफआई के बाद सामने आ रही हैं, उसके बाद कितना दबाव होगा इस संगठन पर कि वो अपने काले कारनामों को उजागर करने के लिए न सिर्फ बाध्य हो, बल्कि जो माना जा रहा है कि प्रतिबंध की, बैन की तलवार भी लटक रही है, वो कितना मजबूत हुआ है इन जानकारियों से? देखिए, ये पैटर्न अगर आप देखें तो उसी तरह है जो सिमी का था। सिमी प्रारंभ में पैदा हुई और उसने सोशल एक्टिविटी के नाम पर वो बनी और बाद में ये आतंकी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। 15 अगस्त 2000 को उसने साबरमती एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया, 26 आदमी मारे गए। लखनऊ में बम विस्फोट किया, आगरा में बम विस्फोट किया एक ही दिन में। और उसको भी बहुत से लोग डिनायल करते रहे कि नहीं, सिमी तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग वही पैटर्न इसके साथ भी हो रहा है। बहुत से लोग डिनाई कर रहे हैं, जबकि उस रास्ते पर वो संगठन जा रहा है। और अब लखनऊ की गिरफ्तारियों से ये और साबित हो जाता है कि वो आतंक के रास्ते पर जा रहा है। केरला में ईडी ने कोर्ट में एविडेंस में कहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वो मिला है, दान के रूप में रुपया मिला है, जिसमें अधिकतर कैश है। तो ये सब गतिविधियाँ इंडिकेट करती है कि जो सिमी कर रही थी करीब करीब वही ये कर रही है, और अल्टीमेटली आतंक के माध्यम से अपनी बात को मनवाना चाहेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारा शासन निश्चित रूप से इस विषय में सजग होगा और ये एविडेंस कलेक्ट कर रहा होगा इसके खिलाफ, जो टोटल जिससे कि बैन की के लिए सफिशिएंट एविडेंस प्राप्त हो जाए। अब यूपी में हुआ, कई प्रांतों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसको डिनायल करना, आउटराइट डिनाई करना या ये कहना कि आतंकी नहीं संगठन नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा। और हमें चाहिए कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, वो याद रखना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो किसी न किसी दिन ये बम विस्फोट या कुछ आतंकी घटनाएं कर सकते हैं। ठीक है, तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। तुहिन, अभी आपने सुना, अनुराग भदौरिया हो या फिर शोएब जमई, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि पीएफआई का नाम जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, केरल हो, इस संगठन का नाम सामने ले लिया जाता है और इसे ढाल बनाकर पेश किया जाता है। तुहिन, इस पर क्या कहेंगे? मंशा नहीं है इसको बैन करने की, बार बार ढाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपोजिशन पार्टीज आपके ऊपर आरोप लगाती हैं। समीर भाई, जिस तरह मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, मैं पूरी तरह उनकी बात से सहमत हूं। जिस प्रकार सिमी ने बहुत सालों तक कानून को चकमा दिया, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसने 2001 में सिमी को बैन किया था। और अब भी ये लोग मानते हैं और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एजेंसीज मानते हैं कि सिमी का ही पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ी और चतुराई और चालाकी से काम कर रहे हैं, जिसमें उनके ज्यादा यूनिट्स जो है सुबह के वक्त जो है नेक काम करते हैं, रात के वक्त वही जो है निकलते हैं आतंकवादी बनकर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बैन करने की प्रक्रिया है वो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये एक जिम्मेदार सरकार है, ये नहीं हम चाहते कि आज बैन कर दे और कल को जो है न्याय। ठीक है, शोएब जमई साहब, सिमी का ये जो पैटर्न है, ये आपको भी चिंतित करता है या नहीं करता? बैन की मांग करेंगे या नहीं करेंगे? हम ही करेंगे, जल्दी से हाँ या ना में जवाब। हम ही करेंगे। समीर जी, एक अहम जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। ये जो चकमा देने और चालाकी की बात कर रहे हैं, इसका एक सबूत मेरे पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए, जो सवाल आपसे पूछा फिर आपने जवाब नहीं दिया। अहम जानकारियां हम दे चुके, सबूत सारे दिखा चुके जो कि इन दोनों के खिलाफ मिले। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए खत्म करना होगा इस चर्चा को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।